ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसीलिए उसे घर, परिवार, दोस्तों और समाज की ज़रूरत होती है। इसके अलावा सभी प्राणियों में मनुष्य ही होता है जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर होता है और इसलिए परिस्थितियाँ कैसी भी हों, वो हंसने मुस्कुराने का बहाना खोज ही लेता है और ये बहुत ज़रूरी भी है, वरना हम अवसादग्रस्त हो जाएंगे। दोस्तों, अब यदि हम वर्तमान समय की बात करें, जब हम सभी कोरोना वायरस से डरे हुए हैं और उससे बचाव के लिए कटिबद्ध हैं, तब भी मेडिकल इमरजेंसी के इस दौर में भी हम में से कुछ लोग मीम्स और चुटकुले बनाकर हंसने मुस्कुराने के बहाने हम सबको दे रहे हैं। ये मीम्स और चुटकुले मास्क पर भी बन रहे हैं, लॉकडाउन पर भी बने और कोरोना वायरस को लेकर भी बन रहे हैं। और जब ये मीम्स और चुटकुले एक से दूसरे तक पहुंचते हैं तो पढ़ने वाले, देखने वाले के ओठों पर अनायास ही मुस्कुराहट आ जाती है और क्षण भर की ये मुस्कुराहट न केवल हमारे चेहरे का सौंदर्य बढ़ाती है, बल्कि हमें जिंदा दिल भी बनाती है। अभी कुछ दिन पहले एक मीम चला, भाई ज़्यादा फैंसी और फैशनेबल मास्क क्यों लगा रहे हो? कोरोना वायरस को भगाना है, इम्प्रेस नहीं करना है। तो इस मीम को पढ़कर मुझे हंसी भी आई और ये भी समझ में आया कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। यानी याद आ जाता है इस मीम को पढ़कर कि हमें जहाँ भी जाना है मास्क लगाकर ही जाना है। और मुझे लगता है कि सभी के साथ ऐसा ही हुआ होगा इसको पढ़कर। वैसे दोस्तों, मनमाफिक कोई काम हो तो काम बोझ नहीं लगता है। यदि हम मास्क लगा रहे हैं और वो हमारे मनपसंद रंग का है तो क्या बुराई है? उसे लगाने के बाद हमें एक अच्छी वाली फीलिंग तो आएगी ही, साथ ही मास्क लगाना हमें मुसीबत भी नहीं लगेगा। बस इतना ध्यान रखें कि मास्क सभी मानक पर खरा उतरता हो। तो दोस्तों, हंसने, मुस्कुराने, खुश रहने का कोई भी मौका हमें नहीं चूकना है, लेकिन चुटकुले या मीम्स सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने मित्रों और अजीज़ों को फॉरवर्ड करते समय बस इतना ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनसे किसी को दुख ना पहुँचे और कोई भी गलत संदेश या अफवाह को भी हवा ना मिले। हम सब जिम्मेदार हैं और हर स्थिति में अपनी जिम्मेदारी जानते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, एक बात और विशेषज्ञों का कहना है कि 5 साल से छोटे बच्चों को मास्क नहीं लगाना है। तो ध्यान रखें कि इन नन्हे मुन्नों को हम घर में ही रखें और जहाँ तक संभव हो सभी बच्चों को घर में ही रखें, क्योंकि स्कूल तो आजकल बंद हैं और चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट, सभी विद्यालयों ने डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई जारी रखी है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान आजकल चलाया जा रहा है। इस अभियान को शिक्षक और अभिभावक दोनों ही मिलकर सार्थक कर रहे हैं। इस तरह से छात्रों की पढ़ाई लगातार जारी है। सरकारी विद्यालयों के शिक्षक किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरह उनसे संपर्क कर रहे हैं और साथ ही अभिभावकों की क्या जिम्मेदारी है, इन सभी बिंदुओं पर हमने बात की शासकीय पद्मा राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंपू ग्वालियर की शिक्षिका सुनीता पाठक से। लीजिए आप भी सुनिए ये बातचीत। नमस्कार सुनीता जी। नमस्ते आभा जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आकाशवाणी ग्वालियर का एक कार्यक्रम है मन में है विश्वास। जी धन्यवाद। देखिए सुनीता जी, कोविड-19 के संक्रमण के कारण विद्यालय बंद हैं, हाँ। लेकिन पढ़ाई बंद नहीं हो सकती है। तो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने किस तरह से दिशा निर्देश शिक्षकों के लिए जारी किए हैं, यानी कि शिक्षक किस तरह से दूर से ही बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहे हैं? वाकई आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है आभा जी। विद्यालय तो बड़े सुने सुने से हो रहे हैं, बच्चों के विद्यालय का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, लेकिन
बच्चे घर में रहें, सुरक्षित रहें और उनकी पढ़ाई भी नहीं रुके। इसलिए हमारा घर हमारा विद्यालय योजना अब हमारा राज्य शिक्षा केंद्र चला रहा है जी। और इस तरह से पढ़ाई नहीं रुकेगी बच्चों की। ठीक। और इस क्रिया में जो एक सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है उसको अपनाया जा रहा है। हर घर जहाँ बच्चे हैं और उन पालकों को भी ये कहा जा रहा है कि आप दिन में 10 बजे से 1 बजे तक ठीक। अपने घर के शांत वातावरण में, घर के किसी एक कोने में शिक्षा का कोना, और वहाँ पर आप एक छोटा सा पोस्टर भी लगा दीजिए सुंदर सा कि हमारा घर हमारा विद्यालय का ये कोना है। बच्चे मोटिवेट होंगे और उस स्थान पर बड़ी बहन, दीदी, भैया या मम्मी पापा में से कोई भी उन्हें बैठा दें घंटी या थाली बजाकर। अच्छा। तो बच्चे उत्साह से बड़ा भाग भी ले रहे हैं इसमें। और डिजी लैब के द्वारा जो उनको पाठ्य सामग्री वीडियो के जरिए उनके पाठ्य पुस्तक से ही संबंधित जो सामग्री है वो लगातार भेजी जा रही है। बिल्कुल निश्चित समय पर शिक्षकों के पास आ जाती है और उसके बाद उसे हम बच्चों के ग्रुप में डाल देते हैं। अच्छा। और बच्चे उसमें डिस्कस भी करते हैं हमसे। उसमें से जो उन्हें समझना होता है, जो अपने कॉपी में नोट करना होता है, वो सब उसको नोट कर लेते हैं और फिर उसकी पिक खींचकर फिर वो हमारे पास भी भेजते हैं। अच्छा। कुछ हमें और कोई संशय दिख रहा होता है, बच्चों को कुछ समझना होता है, तो उससे संबंधित और वीडियो हम उन्हें बता देते हैं। ठीक। कि आप इससे भी समझ सकते हैं। वैसे वो सामग्री बहुत अच्छी है, रोचक है, सरल भाषा में है, सरल तरीके से सिखाई गई है, तो बच्चे बहुत आनंद से उसको समझ रहे हैं। जी, मतलब स्कूल का जो माहौल है वो घर में ही बने। हाँ, 10 से 1 बजे तक। जी, 3 घंटे के लिए। अच्छा हाँ जी। तो जो आपने बताया कि डिजी पढ़ाई उनकी करवाई जा रही है, तो किस तरह से भेजते हैं? उन घरों में एंड्रॉइड फोन होना अनिवार्य होगा, है ना? क्योंकि मैं जिस विद्यालय में हूँ वो शहरी विद्यालय है, तो यहाँ लगभग हर बच्चे के पास में, परिवार में या उनके पास पड़ोस में स्मार्टफोन है। जी। तो हम लोगों को इस बात में दिक्कत नहीं आती कि बच्चों को पढ़ाई में कहीं रुकावट आए। अच्छा। लेकिन हाँ, एक समस्या बस ये आती है कि उनका खुद का फोन नहीं है। बच्चों को हम वैसे भी शुरू से फोन से दूर रखते रहे। बिल्कुल। तो उनके पापा मम्मी या उनको जब भी उपलब्ध होता है हम उन्हें फोन करते हैं, फोन से संपर्क में है। ठीक। उन्हें पाठ्य पुस्तक भी हम वितरित कर चुके हैं। तो बच्चों को पाठ्य पुस्तक से पढ़ाएं और उसके बाद जब कि रात के 10 बजे तक जब भी आपको लग रहा है ये फोन उपलब्ध हो जाए तो बच्चे को 30 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए आप वो फोन दे दें, जिससे कि वो जो डिजी लैब से जो उनको पढ़ाई दी जा रही है सामग्री उसको देख पाए और उसे नोट कर पाए। अच्छा, यानी कि घर में यदि एक स्मार्टफोन भी है तो उससे काम हो जाएगा, और अगर घर में किसी के पास नहीं है तो अड़ोस पड़ोस के फोन से भी मदद ली जा सकती है। हाँ, वो ग्रुप में हमें वो नंबर दिए हुए हैं उन लोगों ने, और वो देर से डालते हैं, समय पर नहीं देख पाते, लेकिन वो इससे वंचित नहीं हो रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं कैसे भी मिल जा रहा है सामान। ठीक। अच्छा, किसी के अभिभावक है जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, वो अपने बच्चों को किस तरह से बता पा रहे हैं, या बच्चे खुद ही कर लेते हैं, वो इतने स्मार्ट हैं? हाँ, ये बात भी सही है कि उन्हें ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ रहा है बच्चों को, क्योंकि जिनके यहाँ स्मार्टफोन नहीं है, थोड़ा सा उनके लिए समस्या है। वो हमसे उस तरह से नहीं जुड़ पा रहे जैसे और बच्चे जुड़ पा रहे हैं, लेकिन उनके पास फोन तो है। अच्छा। और उस फोन के जरिए हम उनसे बात करते हैं। उन पर हमें फोन पर बातचीत करके ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। अच्छा। और वो पाठ्य सामग्री जो हमने उन्हें पुस्तकें दे दी हैं, पाठ्य पुस्तक उनके विषयों की, उनसे ही जुड़ पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि उनके पास गणित और हिंदी की वर्क बुक है। अच्छा। तो हमारे पास भी वो है, हम उनको समझाते हैं, आज ये वाला पेज खोलो। बस फोन पे हमारी बातचीत जरा लंबी हो जाती है उनसे। अच्छा। लेकिन उन्हें भी जोड़े रखने का पूरा प्रयास हमारा है। स्मार्टफोन पे आप वीडियो बनाकर डालती होंगी? हम भी अपना वीडियो भी डाल रहे हैं, उनसे वीडियो कॉल से भी बात कर ले रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, केवल फोन है, तो उनको फिर हम फोन पर बातचीत करके कि आज ये वाले पाठ को करो, आज ये वाली एक्सरसाइज करो और हमें बताओ इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर उनसे थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद फिर बात कर ली। इस तरह की बात करके उनको भी हम शिक्षा से जोड़े हुए हैं। जी, यानी ये प्रक्रिया जुलाई महीने से शुरू हो चुकी होगी? मई जून से भी चल रही थी, लेकिन अच्छा। जुलाई से जब से पाठ्य पुस्तकें इनको दे दी गई, जून से ही एंड में मिल गई थी, तब से ये और ज्यादा सक्रिय रूप से बच्चों से हम लोग जुड़ पा रहे हैं। अच्छा, तो कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जा रहा है ना? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेडियो हमारा जो है वो बहुत सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है बच्चों से जुड़ने के लिए और शिक्षा से बच्चों को जोड़ने के लिए। वाह। कि रोज 11 से 12 बजे तक रेडियो पर 1 से 8 कक्षा के लिए पाठ्य सामग्री है, बड़ी रोचक तरीके से प्रसारित की जा रही है।
तो जो बच्चे स्मार्टफोन नहीं है जिनके पास, वो रेडियो के माध्यम से भी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहरी क्षेत्र के हों, उन्हें कार्यक्रम सुनने को मिल रहे हैं। और इसमें इनकी जो दक्षता उन्नयन के अभ्यास पुस्तिका है, उसके बारे में बातचीत भी इसमें की जाती है कि उन्हें कैसे पूर्ण करना है। तो ये माध्यम भी, हमारा जो रेडियो माध्यम है, वो भी बच्चों के लिए इस समय बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो रहा है। यानी ये रेडियो भी इस समय शिक्षक की भूमिका अच्छी तरह से निभा रहा है। सुनीता जी, आपका कहना है कि ये डिजी माध्यम से आप जो बच्चों को होमवर्क भेजती हैं या पाठ्य सामग्री भेजती हैं, तो बच्चे होमवर्क जब कर लेते हैं तो क्या वो भी पिक्चर खींच करके डालते हैं उस ग्रुप में? हाँ, ये वाला जो पाठ्य सामग्री है हम भेज रहे हैं, उसको तो देख के समझ के अपनी कॉपी में लिखते ही हैं। हम जो पाठ्य पुस्तक का दे रहे हैं उनको अभ्यास करने के लिए, कई बार हमें भी ऐसा करना होता है कि हमने जो अभ्यास है उसमें पेन से खुद भर लिया। अच्छा। पहले उन्हें पाठ समझने के लिए बोला, फिर उसका फोटो खींच के उनको भेजा। अच्छा। आप देखिए इस तरह से कर पा रहे हैं कि नहीं, आपका इससे मिलान कर लीजिए। और कुछ वो पिक भेजते हैं, फिर हम उससे भी देख लेते हैं कि बच्चों ने कहीं पर मात्रा की गलती की है या समझने की गलती की है। तो थोड़ा सा धीमा है ये तरीका, फिर भी बच्चों से जुड़ने का एक तरीका है। इसलिए इस समय को देखते हुए जितना कुछ हो पा रहा है, प्रशासन भी कर रहा है अपने तरीके से, और शिक्षक भी चाहते हैं कि बच्चे कहीं पर भी वंचित ना हो जाएं। बिल्कुल। और अभिभावकों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? अभिभावक बहुत खुश हैं। इस दौर में भी शिक्षा के प्रति स्कूल अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, दूर रहकर भी। और सबसे बड़ी बात ये कि बच्चे घर पे हैं, उनकी हम ऑनलाइन कुछ कॉम्पिटिशंस भी कराते हैं चित्रकला की, बेकार से आकार की, संगीत के लिए भी उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और आकाशवाणी से भी 5 से 5:30 बजे तक खेल, कला, संगीत, शिल्प, इनकी जो शैक्षिक गतिविधियां हैं वो भी साथ में चल रही हैं। और ये भी बच्चों को बोला जा रहा है कि शाम को 8 बजे तक वो अपनी दादा दादी जी से, अपनी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या मम्मी पापा से अपनी लोक कलाओं को सीखें, अपनी लोक कहानियों को सीखें, और उसको भी वो लिख कर हमारे ग्रुप में डालें। पुरानी बाल कहानियों के बारे में जो अब धीरे धीरे विलुप्त सी होती जा रही है, तो उनके बारे में भी वो लिखें, समझें। इस तरह से जो है बच्चों को जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसे रुचिकर बनाया जा रहा है कि बच्चे पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी पढ़ें और इन गतिविधियों में भी होशियार हो जाएं और सुरक्षित भी रहें घर पर। अभी जब 2 महीने करीब ही हुए हैं बच्चों को इस तरह से पढ़ाई करते हुए, तो निश्चित रूप से जैसे जैसे समय बीतेगा, अगर और आगे भी इस तरह की प्रक्रिया जारी रखनी पड़ी तो बच्चे निश्चित रूप से होशियार हो जाएंगे। हाँ, उनका कोई नुकसान न होने पाए इस समय में घर पे रहने से। और जब वो स्कूल आएंगे तब हम संभवतः आगे से पढ़ा पाएंगे। जितना हमने अभी इस ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा पढ़ा लिया, उससे आगे पढ़ा पाएंगे। तो इस समय की बचत और उनके समय के सदुपयोग के लिए ये प्रक्रिया, हमारा घर हमारा विद्यालय, बड़ी सुखद प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल। तो इसके माध्यम से आप उनका टेस्ट भी लेंगे क्या? टेस्ट की भी प्रक्रिया में आना है उनको। हम कई बार उनको इस तरह की हमने 5 पाठ पढ़ा दिए हैं, तो या हमने जो गतिविधि है उसको टेस्ट के माध्यम से देते हैं। ये वर्कबुक है, इसके पेज को आप ढंग से करके दीजिए, हमको फोटो खींच के दीजिए, फिर हम उसमें गलतियां देखते हैं। तो अभी हम नंबर तो नहीं दे रहे हैं उनको, लेकिन फिर भी कहीं पर सराहना भी करनी होती है और कहीं पर उनकी गलतियां भी सुधारनी होती है। बिल्कुल। तो बच्चों से आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, माता पिता से कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है और उनसे आप और क्या अपेक्षा रखती हैं? माता पिता से ही सबसे ज्यादा अपेक्षा है जी। वो हमने तो कह दिया है 10 से 1 बजे तक पढ़ाने के लिए, और हमने उन्हें मटेरियल भी दे दिया, स्टडी मटेरियल जी। लेकिन उसके बाद माता पिता उसे अनुशासित तरीके से बैठा पाए जी, माहौल दें घर में। 10 से 1 की जो, अगर मान लीजिए उन्होंने समय छोड़ा, उसके बाद बच्चे को लगता है कि अरे आज की पढ़ाई छूट गई, तो ऐसा नहीं हो। उनके हिसाब से वो जब भी चाहते हैं, वो 10 से 1 नहीं कर सकते तो 11 से 2 कर लें। लेकिन एक अनुशासन बना के चलें और घर में इस बात को मॉनिटर करें कि बच्चे ने काम किया कि नहीं, केवल वीडियो देख के छोड़ ही दिया या उसने केवल समझा है बस, उसने अपनी कॉपी में नोट नहीं किया। तो ये सारी चीजों पर तो पालकों को ही ध्यान देना होगा कि रेगुलर रहें बच्चे। सही बात है। शिक्षक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और माता पिता भी अपनी जिम्मेदारी यदि पूरी करेंगे, माता पिता हो या घर का कोई और बड़ा सदस्य हो, चाचा चाची हो सकता है, दादा दादी हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे पढ़ाई में पिछड़ेंगे नहीं। एक समय था जब शिक्षकों को ये कहा जाता था कि छोटे बच्चों को ऐसा महसूस कराए कि वो अपने घर में ही है और अब
माता पिता की, अभिभावकों की, कि वो घर में महसूस कराए कि कुछ देर के लिए बच्चे विद्यालय में। हाँ, ये एक समय का फेर है। सही बात है। समय के फेर को हम सभी को समझना है, उसके अनुसार थोड़ा खुद को बदलना भी है। बिल्कुल, और समय फिर बदलेगा। जी जी, आपने एक कविता भी लिखी है बच्चों को पढ़ाई के लिए, इस समय प्रोत्साहित करने के लिए। ये बदली हुई परिस्थितियों में मेरा घर मेरा विद्यालय जो एक योजना है कि बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहें, इसी को प्रेरित करने के लिए और बच्चों को ये समझाने के लिए कि आपके ही सुख के लिए अभी आपको विद्यालय से दूर रखा गया है स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो आप इस समय का सदुपयोग करें, ना कि आप इस समय को यूं ही व्यर्थ जाने दें, किताबों से दूर रहें। आपको समझने के लिए बहुत कुछ है अभी। आप प्रकृति से जुड़ें, अपनी परंपराओं से जुड़ें, संस्कृति से जुड़ें, संस्कारों से जुड़ें। तो ये सारी बातें, और नए नए पौधे लगाएं। इस समय बरसात का मौसम है, उनको पलते बढ़ते देखें। अपने हाथों के लगे जो पौधे होते हैं जब बड़े हो रहे होते हैं तो वो हमें प्रकृति से जुड़ने का एक अलग सा संदेश दे जाते हैं और बड़ा सुखद संदेश होता है वो ऐसा बच्चा कभी काट नहीं पाएगा किसी भी पेड़ को जिसने खुद किसी पौधे को लगाया हो और उसे बढ़ते हुए देखा हो। और समय पर पढ़ने बैठें, पढ़ाई की कीमत को समझें। तो इन चीजों को लेते हुए मैंने उन बच्चों को प्रेरित करने के लिए कविता को रचा और बच्चों के पास संदेश के रूप में अपनी आवाज में इसे पहुंचाया है। हाँ, तो सुनीता जी, अब श्रोताओं के मन में भी उत्सुकता जाग चुकी होगी और वो भी चाहते होंगे कि वो कविता आपकी सुने। और वैसे भी अगर हम खाली उपदेश देते हैं बच्चों को तो वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाते हैं, लेकिन अगर कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से कोई बात कही जाए तो वो सीधे दिमाग तक पहुंचती है और अच्छी भी लगती है सुनने में। हाँ, और वो गुनगुनाते भी हैं कई बार, खुद भी गुनगुनाते हैं तो जी। तो आइए श्रोताओं को सुनवाते हैं ये कविता। प्यारे बच्चों, अभी आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि अभी आपको घर पर सुरक्षित रहना है, लेकिन पढ़ाई भी तो करना जरूरी है। इसलिए मेरा घर मेरा विद्यालय इस योजना के अंतर्गत आप घर पर पढ़ाई करें। आपको वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, किताबें आपके पास पहुंच ही गई हैं, तो इसलिए अपनी पढ़ाई करने के लिए रोज 10 बजे से 1 बजे तक अपने घर में ही विद्यालय जैसा माहौल बनाएं और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखें, है ना। मैं आपको यही संदेश देने के लिए एक कविता सुना रही हूँ। ध्यान से सुनना और समझना। ऑनलाइन शिक्षा है जरूरी, मत समझो इसको मजबूरी। रखना है अभी सुरक्षित दूरी, नवाचार से शिक्षा पाएंगे पूरी। वक्त के साथ हमें भी बदलना होगा, विद्यालय आना अभी संभव ना होगा। घर में अनुशासित होकर पढ़ना होगा, ज्ञान का गहना जीवन में गढ़ना होगा। पुस्तक को अपना मित्र बनाना होगा, पढ़ाई का समय निश्चित करना होगा। ऑनलाइन विषय को समझना होगा, बेझिझक होकर सवाल भी करना होगा। हाँ, हम में है दृढ़ इच्छा शक्ति, शिक्षा की नई ढूंढी है युक्ति। पानी है अब अशिक्षा से मुक्ति, याद है ना सर्व शिक्षा की सूक्ति। अमूल्य समय मत व्यर्थ गवाओ, नई तकनीक को साथी बनाओ। मन में नव संकल्प जगाओ, पुस्तक में अब मन को लगाओ। हर घर को अब स्कूल बनाओ, शिक्षा की नई अलख जगाओ। रेडियो टीवी से भी ज्ञान पाओ, भाई बहनों को भी संग पढ़ाओ। हमारे बुजुर्ग हैं ज्ञान से भरे खजाने, सीखो बहुत कुछ किस्से कहानी के बहाने। संस्कृति के रंगीले लोकगीत सुहाने, सुनो जानो उनसे देशज शब्द नए पुराने। मुंह पर हमेशा मास्क लगाओ, सबसे सुरक्षित दूरी अपनाओ। बेवजह मत घर से बाहर जाओ, सबको सुरक्षित रहना सिखाओ। समय समय पर हाथ है धोना, तभी तो हमसे भागेगा दूर कोरोना। तुम अपना धीरज मत खोना, सबसे है जरूरी निरोगी होना। माना कि अभी वक्त है भारी, हम भी समझें अब जिम्मेदारी।
प्रदूषण से मुक्त होकर प्यारी, प्रकृति सज सवर उठेगी न्यारी। आज से ये वादा कर ले आओ, जहाँ जगह हो पौधे लगाओ, प्रकृति तराशने में जुट जाओ, अपनी धरा को सप्त रंग में सजाओ। जब यह संकट टल जाएगा, खिलता बचपन मुस्काएगा, स्कूल फिर से रौनक पाएगा, सबका संग साथ हमें भाएगा। है ना बच्चों? तो आज से ये वादा करो कि 10 बजे से 1 बजे तक रोज आप घर पर पढ़ाई करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे और जब निकलना है तो मास्क लगाकर निकलेंगे। आपकी सुनीता दीदी की ये बात आप याद रखना। तो कविता तो बहुत अच्छी थी सुनीता जी, और निश्चित रूप से जो बड़े सुन रहे होंगे उन्हें भी अच्छी लगी होगी और बच्चों को भी सुनवाएंगे। और देखिए, पोर्टल के माध्यम से तो ये कविता सुनाई जा रही है। आज आकाशवाणी के माध्यम से भी हमारे श्रोताओं ने इसे सुना। और मैं तो आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी, आकाशवाणी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक माध्यम और मिला मेरी इस कविताओं को बच्चों तक पहुंचने के लिए। जी, तो सुनीता जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाला, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। जो माता पिता चिंतित होंगे पढ़ाई को लेकर, उनको निश्चित रूप से कुछ आश्वस्ति लगी होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते आभा जी। तो अभी आप सुन रहे थे शिक्षिका सुनीता पाठक से की गई ये बातचीत। श्रोता, कोविड-19 जागरूकता का ये विशेष कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। भिंड जिले में कोविड-19 को काबू में करने के लिए वर्तमान में क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, श्रोता, इस बारे में हमें बताया जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी भिंड डॉक्टर अवधेश सोनी ने। तो लीजिए सुनिए डॉक्टर अवधेश सोनी से की गई ये बातचीत। नमस्कार, डॉक्टर अवधेश सोनी, जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी भिंड। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, नमस्कार। सर, भिंड जिले में इस समय कोविड-19 के संक्रमण की क्या स्थिति है? क्योंकि अनलॉक फेज जैसे ही शुरू हुआ, इस समय तो तीसरा अनलॉक फेज चल रहा है, लेकिन जैसे ही पहला अनलॉक फेज शुरू हुआ तो ग्वालियर चंबल संभाग में सभी जिलों में काफी केसेस बढ़ गए थे कोविड-19 के संक्रमण के। जी। तो जी, वर्तमान में भिंड जिले की स्थिति क्या है? किस तरह से आप कोविड-19 के संक्रमण को कंट्रोल में कर रहे हैं? जी, वर्तमान में मैडम मैं ये बताना चाहूंगा, अभी ग्वालियर डिवीजन में हमारे यहाँ भिंड जिले में संक्रमण की स्थिति काफी कुछ नियंत्रण में है। इवन जो केस अचानक से जुलाई के मंथ में बढ़ के आए थे, अगस्त में भी कुछ केस हमें थोड़े से बढ़ के मिले थे, बट अभी जो ट्रेंड चल रहा है, एक दो या 3-4 केसेस हमारे पास आ रहे हैं। हम लगातार सैंपलिंग करते जा रहे हैं। हमने अपनी सैंपलिंग को भी काफी इम्प्रूव किया है, बढ़ाया है। एवरेजन 300 सैंपल पर डे भेज रहे हैं। हमने जो डोर टू डोर जाके लोगों के पास स्क्रीनिंग की प्रक्रिया अपनाई, उनके अंदर एक विश्वास जगाया है। यहाँ भिंड की जनता से हमें काफी कुछ सहयोग मिला, प्रशासन से काफी कुछ सहयोग मिला। तो हम लोग की अवस्था में जब लोगों का आना जाना शुरू हुआ था, उस समय हमारे पास अचानक से जो केस बढ़ के आए थे, तो उसकी वजह से काफी कुछ कठिनाइयां हमें देखने में आई। काफी कुछ केसेस जो बढ़े थे, तो उसके बाद हम लोगों ने जागरूकता के लिए लोगों को रोको टोको अभियान, उनके पास जाके उनको बताया, आवश्यक दवाई जो हैं वो उन तक पहुंचाई, उनके घर में मोहल्लों में बंटवाना दवाइयाँ। प्रशासन के पूरे सहयोग से ये सारा काम हुआ और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, जो स्थानीय हमारे पुलिस प्रशासन की मदद से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, सभी के पूरे सहयोग से हमने सारी दुकानों पे लोगों को प्रॉपर डिस्टेंस का पालन करने के लिए, मास्क लगाने के लिए, इन सभी चीजों के लिए जो समझाइश दी, उसका काफी कुछ बेहतर परिणाम मिला है हमें। कि हमने देखा अभी विगत हमारे पास काफी कुछ कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ठीक, यानी टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ाई, लोगों को समझाइश भी दी। लोगों से आप क्या अपेक्षा करते हैं? जो दुकानदार हैं, आजकल दुकान भी खोल रहे हैं और कार्यालय भी जा रहे हैं, जो कार्यालय में काम करते हैं या कहीं अन्य जगहों पे काम करते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? जो भी हमारे व्यापारी वर्ग हैं और सभी दुकानदार हैं, और जैसा हम सभी समझ रहे हैं कि बहुत लंबा समय जो हम लोगों ने देखा उस समय लॉकडाउन में रहे, तो अभी ग्राहकों की, लोगों की आमद है सभी की, और सभी चाहते हैं कि व्यापार में भी गति आए। संक्रमण की जो कम होने की स्थिति जो हमारे जिले में है, हम उसको बना के रखे हैं। अगर इसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीजों का पालन करें, मास्क लगा के,
और जो भी अगर संदिग्ध कोई ग्राहक लग रहा है या कोई व्यक्ति लग रहा है तो उसको प्रॉपर सलाह दें अस्पताल में जाने की, या उससे दूरी भी बना के रखना है हमें। ठीक है, यदि वो मास्क नहीं रखते हैं तो हमारे यहाँ सारे दुकानदार वगैरह जो भी अगर अपने पास रखे हैं मास्क तो उसको मास्क वगैरह दे सकते हैं, प्रोवाइड करें। एक दूसरे को प्रमोट करें मास्क के लिए लगाने के लिए, हाथों को बार बार धोने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए। जैसे दुकान पे कोई भी व्यक्ति आ रहा है, आप उसको पहले सैनिटाइज कराएं। इन सब चीजों का पालन हमें लगातार करते रहना पड़ेगा। एक सतत प्रक्रिया के रूप में इस चीज को बना के रखेंगे तो जल्दी हम अपने जिले को, अपने प्रदेश को और अपने देश से इस बीमारी को दूर भगा पाएंगे। जी बिल्कुल, हर व्यक्ति को अपने अपने हिस्से की सतर्कता बरतनी होगी, अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए, अपने कार्यालय के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एसिम्प्टोमेटिक केस भी इस समय काफी देखने में आ रहे हैं, तो ये चैलेंज है डॉक्टर्स के लिए, तो इससे कैसे निपट रहे हैं? हाँ, ये वाकई में एक चैलेंज की प्रक्रिया है, मगर हमने इस चीज से निपटने के लिए पूल सैंपलिंग को, जो कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा निर्धारित गाइडलाइन से जो दिया गया है हमें, तो हमने उसका पालन करते हुए पूल सैंपलिंग को स्टार्ट किया हमारे यहाँ, जिसमें विभिन्न वर्गों के विभिन्न ग्रामों में अलग अलग हम जाके उनकी पूल सैंपलिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। तो उसमें कई ऐसे केसेस भी आते हैं जिनको सिम्टम नहीं है, तो ऐसे केस एक समय से पहले ही हमारे पकड़ में आ जाते हैं। हम उनको आइसोलेट करके पूरा पूर्णतः उपचार देके, हालांकि उनको परेशानी कोई नहीं होती, लेकिन वो दूसरों के लिए कैरियर साबित हो सकते हैं। जी वो कैरियर साबित हो सकते हैं। इसीलिए जो हमारी पूल सैंपलिंग है, जो हमारी सैंपलिंग बढ़ाने की जो रणनीति है, उसी से हम एसिम्प्टोमेटिक केसों को पकड़ के उनको समाज से अलग करके पूरा उपचार देके हम उनसे ट्रीट कर सकते हैं और संक्रमण की चेन को तोड़ सकते हैं। जी। अच्छा, पूल सैंपलिंग क्या होती है, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए आप बताइएगा। जी, पूल सैंपलिंग में ये होता है कि एक जैसे किसी भी वर्ग में या किसी भी क्षेत्र में हम जहाँ पे जाते हैं, या तो कोई पॉजिटिव निकला हो इस एरिया में, तो उसके आसपास के पूरे गांव के या उस वार्ड के हम सभी लोगों के, जो भी उसके संपर्क वाले हैं, उनके सभी के वहाँ पे या नहीं भी रहे हैं तो उनकी उस कम्युनिटी की सभी की सैंपलिंग कर सकते हैं। बढ़िया। या जैसे सब्जी ठेले वाले हैं या बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारी हैं, ठीक है, अलग अलग विभिन्न विभागों से जो लोग हैं, कलेक्ट्रेट कार्यालय से, तो एक बार में किसी भी एक ग्रुप को आप उठा रहे हैं, उनकी सैंपलिंग करा रहे हैं, तो वही एक पूल सैंपलिंग है। उसमें आपके पास कई बार लोग निकल के आ जाते हैं। यानी बिना लक्षणों वाले जो रोगी होते हैं वो पूल सैंपलिंग से सामने आ जाते हैं। हाँ, वो भी सामने आ जाते हैं और फिर उनको तुरंत क्वारंटीन किया जाता होगा। जी जी। तो डॉक्टर अवधेश सोनी, जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी भिंड, आपने हमारे श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी और निश्चित रूप से हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, सावधानियां वो जरूर बरतेंगे ताकि कोविड-19 के संक्रमण से बचे रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार। तो अभी आप सुन रहे थे जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी भिंड डॉक्टर अवधेश सोनी से की गई ये बातचीत। श्रोताओं, चलते चलते स्वास्थ्य के बारे में ही कुछ बातें करना चाहूँगी। हमें रोज़ाना स्वस्थ रहने के लिए 9 सूत्र ध्यान रखना चाहिए। पहला है, 1 घंटे के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। सोने से 2 घंटे पहले हमें अपना मोबाइल फ़ोन अलग रख देना चाहिए। दिन में 3 बार खाना खाना है, 4 बार हमें ब्रेक लेना है शारीरिक मानसिक स्ट्रेचिंग के लिए, 5 बार फल और सब्जियों का सेवन करना है, 6 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है रोज़ाना, 7 गिलास पानी हमें रोज़ाना पीना चाहिए, 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है और 9000 कदम रोज़ चलें। जी हाँ, ये एक चैलेंज तो है, लेकिन यदि हम आदत डाल लेंगे तो निश्चित रूप से हम इस सूत्र को भी आजमा पाएंगे। तो जहाँ तक संभव हो दोस्तों, घर में ही रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों की परवाह कीजिए। और आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने के लिए आभा गुप्ता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।